कि ऐसा परिक्रम जो नियत दाब पर संपन्न होता है, ऐसे परिक्रम को समदाबी परिक्रम कहते हैं। यानी कि समदाबी परिक्रम में प्रेशर क्या रहता है, यानी कि P क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। P कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा P क्या है, 0 है, यानी कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान दाब नियत रहता है। समदाबी परिक्रम में क्या हुआ, आपने दाब नियत रहता है, तो इसकी अवस्था समीकरण क्या होगी, हम जानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण में यह बताया गया कि पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है, पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है। यदि पी यहां पर प्रेशर है, दाब है, वी वॉल्यूम है, आयतन है, एन नंबर ऑफ मोल है यानी कि मोलों की संख्या है, आर गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, और टी क्या है, टी है टेम्परेचर। यदि नंबर ऑफ मोल 1 हो तो अपने ऐसे कहें 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए क्या होगा, 1 मोल के लिए यही इक्वेशन आ जाएगी कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। एन का मान 1 रख देंगे तो पीवी बराबर आरटी। अब देखो यहां पर नियत क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर नियत है वो क्या है, पी कांस्टेंट है। आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, आर तो एक नियतांक है, गैस नियतांक, और क्या है, पी कांस्टेंट है। ये दो चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को एक और कर दो, बाकी जो बचा हुआ है उसको एक तरफ कर दो। तो क्या हुआ है, यहां पर पी को इधर ले आओ तो वी, टी को नीचे ले आओ, वी बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे पी। तो आर बटे पी ये दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही क्या है, नियत है। नियत है तो क्या है, ये नियतांक है, और नियतांक उन्हें कहा जाता है जो समय के साथ साथ चेंजिंग इनमें नहीं होती। तो क्या आ गया अपने, ये आया कि v बटे टी बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। v बटे टी बराबर नियतांक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि v अपॉन टी इजिकल टू कॉन्स्टेंट है। इसका अर्थ हुआ कि v1 अपॉन t1 बराबर उतना ही होगा v2 अपॉन t2। या फिर अपने जैसे दो ही परिवर्तन देखिए, एक तो 1 पर देखा, एक 2 पर देखा, यानी कि v1 T1 तापरायतन V1 था तो T2 तापरायतन V2 होगा, तो V1 अपॉन T1 बराबर क्या होगा, V2 अपॉन T2। यदि ये संख्या में और भी ज्यादा परिवर्तन हो तो क्या होगा भाई, कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 इज इक्वल टू डैश डैश। जितने भी परिवर्तन हैं उन सभी में V1 में T1 का भाग दो, V2 में T2 का भाग दो, V3 में T3 का भाग दो, V4 में T4 का भाग दो, ये क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यदि प्रक्रम कैसा हो, आइसोबारिक प्रोसेस हो, यानी कि समय दाबी प्रक्रम हो। तो समदाबी प्रक्रम की इस समीकरण को क्या कहा जाता है, v बटे टी बराबर नियतांक, इसको अवस्था समीकरण कहा जाता है। तो ये क्या है, समदाबी प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तो सबके ध्यान में आया कि समदाबी प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या होती है, कैसी होती है, क्यों होती है। जैसे देखो आप चाहते हैं कि v व t के बीच में ग्राफ खींचा जाए, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया कि v बटे टी बराबर कांस्टेंट है, v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो v व t के मध्य ग्राफ खींच दिया जाए, तो यानी कि v बटे टी बराबर क्या है, कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक इनटू यानी कांस्टेंट, t इधर आ गया, और समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, नियतांक हटाते हैं तो क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे। तो v और t क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, और समानुपाती का ग्राफ तो आप जानते हो कैसा आता है,
समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है, यानी कि अपने v बटे टी बराबर नियतांक है तो v बराबर क्या हो जाएगा, v निकालना हो तो t को इधर ले जाओ इंटू टी, तो v बराबर हो जाएगा नियतांक इंटू टी, और नियतांक हटाएं, नियतांक को अपने क्या कहते हैं के टी, और v समानुपाती क्या हो जाएगा t, यानी कि v समानुपाती t है, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो नियतांक लगा देते हैं, नियतांक हटाते हैं तो समानुपाती लगा देते हैं, v और t एक दूसरे समानुपाती है, यदि v और t के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, एक सीधी रेखा आ जाएगा, v समानुपाती t की एक रेखा आएगी सीधी, समझे कि नहीं समझे, और ये रेखा इस प्रकार से आती है v समानुपाती t, यानी टेम्परेचर को कितना भी कम कर दिया जाए v शून्य नहीं होता, ये थोड़ी सी ऊपर आती है इस प्रकार से, v समानुपाती क्या है t, यानी कि टेम्परेचर को करते जाए कम करते जाए कम करते जाए, बिल्कुल शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत टेम्परेचर रह जाता है, तो v समानुपाती क्या है t। और नियत दाब पर जो रूल लागू होता है वो किसका रूल होता है, वो होता है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम क्या होता है, ये नियम होता है चार्ल्स का कि v समानुपाती t, कि नियत दाब पर ताप आयतन के समानुपाती होता है, या नियत दाब पर आयतन ताप के समानुपाती होता है, ये बात बताई थी चार्ल्स ने, बॉयल ने बताया था, बॉयल का नियम होता है, देखो ध्यान से, ये एक में तो क्या होता है v नियत रहता है, एक में t नियत रहता है, एक में p नियत रहता है, तो ताप नियत रहता है बॉयल में, यानी किसी को गर्म करते हैं बॉयल करते हैं तो बॉयल हो जाता है, जैसे पानी को गर्म किया, जल को गर्म किया तो बॉयल हो गया वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 से उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, तो ऐसे याद रख लो कि बॉयल है वो नियत ताप पर ही घटना घटती है, तो बॉयल का नियम नियत ताप पर लागू होता है, बॉयल का जो नियम है वो नियत ताप पर लागू होगा, उसमें चीज नियत क्या रहेगी, ताप रहेगा, दाब कहाँ रहेगा, ये दाब नियत रहता है चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स का नियम है वो नियत दाब पर संपन्न होता है, और आयतन किस में नियत रहेगा, गेलुसेक में, गेलुसेक के नियम में क्या रहता है, आयतन नियत रहता है, तो ध्यान दिया कि v नियत गेलुसेक में, t नियत बॉयल में, p नियत है चार्ल्स में, तो इसके पश्चात आप इसकी आदर्श गैस समीकरण की सहायता से अवस्था समीकरण निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, गेलुसेक में v नियत है, गेलुसेक में नियत कौन है, v नियत है, तो pv बराबर है nRT होता है, एक मोल के लिए pv बराबर RT हो जाएगा, v नियत है और r नियत है, तो ये दो नियत है, तो p और t किस प्रकार के समानुपाती t होगा, इसमें बॉयल में टेम्परेचर नियत है, तो pv बराबर क्या होता है, nRT होता है, एक मोल के लिए RT हो जाएगा, अब की बार नियत कौन है, बॉयल में टेम्परेचर नियत है, r नियत है, तो v और pv बराबर क्या है, नियत है, तो p समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/v, तो v को इधर ले आओगे और नियतांक हटाओगे तो समानुपाती लगा जाएगा, p समानुपाती हो जाएगा 1/v। चार्ल्स के नियम में दाब नियत है, तो अपने जानते हैं pv बराबर क्या होता है, nRT एक मोल के लिए हो जाएगा RT, दाब नियत है और ये नियत है, तो v और t क्या है, v समानुपाती t। इस प्रकार से ये तीन नियम आपके आसानी से याद हो जाएंगे, आपको इतना सा याद रखना है कि नियत कौन सी चीज है, फिर आदर्श गैस समीकरण लगा देनी है, r पहले से नियत होता है और एक अपने नियत मान लिया, जो बचा है उनमें संबंध निकाल दो तो वो हो जाएगी, उसकी अवस्था समीकरण भी आ जाएगी, जैसे देखो p समानुपाती t है तो p बटे t बराबर क्या होगा, नियतांक होगा, p बटे t नियतांक है तो p1/t1 बराबर p2/t2, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर बॉयल के नियम में दाब नियत है, बॉयल के नियम में टेम्परेचर नियत है, t नियत है तो r पहले से नियत है, pv बराबर नियत है तो v इधर ले आए तो p समानुपाती क्या हो गया 1/v, तो p समानुपाती 1/v, या pv बराबर नियत है, pv है वो नियत है तो p1v1 बराबर क्या हो जाएगा p2v2, p और v का गुणा नियत है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या नियत है, v/t नियत है, v/t नियत है तो v1/t1 बराबर क्या होगा v2/t2। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी नियम है वो एक थोड़ी सी बात है, यदि आपकी याद है कि उस नियम में नियत कौन है, उसके आधार पर आसानी से बता सकते हैं। देखो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी
वो ताप व दाब का फलन होती है। एंथैल्पी कहा जाता है एच को, एच होती है वो ताप व दाब का फलन होती है, टी और पी का क्या होती है, फलन होती है। तो ये आपने ऐसे कह दें एंथैल्पी, एंथैल्पी ताप व दाब का फलन होती है। एंथैल्पी ताप व दाब का क्या होती है, फलन होती है। यानी कि ताप और दाब होता है उसका क्या होती है, फलन होती है। तो एच होती है वो टी और पी का क्या होती है, फलन होती है। तो इस सूत्र से अपने डेल्टा एच निकाल, डीएच निकालना हो तो डी एच, यानी कि एच में परिवर्तन निकालना हो तो इसका निकाल लिखने का तरीका होता है एक कि एक बार टी का भाग दे दो और एक बार पी का भाग दे दो। टी का भाग दे रहे हो तो क्या रहेगा, पी नियत रहेगा, और पी का भाग दे रहे हो तो क्या रहेगा, टी नियत रहेगा। देखो टी का भाग दिया तो पी नियत, और पी का भाग दिया तो टी नियत। और एच को कहां लेना है अपने को, यहां एच, तो जो फलन है उसको लेना है। अब देखो इसमें टी का भाग दिया तो टी से गुणा भी करना पड़ेगा अपने को, और पी का भाग दिया तो पी से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अपने राशि तो एच है तो एच तो आना चाहिए। टी से टी कट जाए, पी से पी कट जाए तो एच आ जाएगा। तो ये परिवर्तन लिखने का तरीका होता है। तो परिवर्तन लिखना जान गए होंगे आप। तो देखो आगे क्या होगा, अपने पढ़ा कि ये प्रक्रम कौन सा है, समदाबी प्रक्रम है। समदाबी में क्या रहता है, नियत, पी नियत रहता है, पी नियत है, पी नियत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रक्रम है वो कैसा है, प्रक्रम है वो समदाबी है। समदाबी, समदाबी से स्पष्ट हो रहा है, सम का मतलब समान, कौन है, दाब, दाब समान है, दाब बदल नहीं रहा, दाब बदलता नहीं है, तो दाब में परिवर्तन क्या है, जीरो। तो इसके लिए दाब में परिवर्तन जीरो है, यानी कि डीपी का मान क्या है, जीरो है। तो डीपी तो ये है, डीपी का मान जीरो है, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो ये चीज क्या है, जीरो है। ये जीरो है, कोई संख्या से जीरो से गुणा कर देते हैं तो मान क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये टर्म अब क्या हो जाएगी, डीएच का मान हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी पी नियत है और dt है। ये तो टर्म क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि dp का मान क्या है, जीरो है। तो dt को भी इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, dh अपॉन dt को इधर ले आए, dt बराबर डेल एच अपॉन डेल टीपी, ये हो गया। यानी कि dh अपॉन dt बराबर डेल h अपॉन डेल टीपी। और इसे क्या कहा जाता है, इसे सीपी कहा जाता है। आपकी याद आया तो इसे सीपी कहा जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या है, डेल h अपॉन डेल टी को क्या कहा जाता है, सीपी। सीपी क्या होती है, सीपी होती है नियत दाब की ऊष्माधारिता होती है। ये नियत दाब की ऊष्माधारिता होती है। नियत दाब की ऊष्माधारिता का मतलब क्या हुआ कि दाब को नियत रखकर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे नियत दाब की ऊष्माधारिता कहा जाता है। यानी कि अपने कोई भी पदार्थ है उसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और नियत क्या रखा है, दाब रखा है। नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएंगे, कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, वो क्या होगा, ऊष्माधारिता। एक मोल पदार्थ लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो उसको क्या कहेंगे, मोलर ऊष्माधारिता। नियत दाब की मोलर ऊष्माधारिता कह देंगे। 1 ग्राम लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो उसको ग्राम ऊष्माधारिता कहा जाता है। तो ये आ गई सीपी। तो सीपी का सूत्र कुल मिलाकर क्या हो गया, सीपी बराबर है होता है डेल एच अपॉन डेल टीपी। तो यहां से सीपी की परिभाषा कैसे दें
कि यहाँ पर जो चीज यहाँ आ रही है इसका मतलब वो क्या है, नियत है। तो क्या है यहाँ पर, नियत दाब पर, नियत दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन सीपी होता है। नियत दाब पर ताप के साथ भाग दिया जा रहा है उसके साथ है, तो नियत दाब पर ताप के साथ किस में परिवर्तन, डेल्टा एच से है, तो एंथैल्पी में परिवर्तन है, में परिवर्तन है, उसे क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। तो सीपी के बारे में समझा कि नियत दाब पर ताप के साथ, नियत दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। कि मान लो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए अपने को, वो है, अपने ऐसे कहें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, और ये घटना कब है, नियत दाब पर आवश्यक ऊष्मा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए नियत दाब पर आवश्यक ऊष्मा कितनी है, उसको अपने कहते हैं डेल्टा क्यूपी है। नियत दाब पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा है, डेल्टा क्यूपी का है। अब देखो, और यदि अपने को नियत दाब पर ताप अपने को डीटी बढ़ाना है, डीटी ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसको कितने कह दें, उसको यहां पर या तो अपने ऐसे ले लें कि डीटी ताप बढ़ाया तो कितनी ऊष्मा चाहिए, डेल्टा क्यूपी। डेल्टा क्यूपी वह ऊष्मा है जिससे टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, डीटी का मान जैसे मान लो 2 3 5 7। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो यहां पर क्या ले लो, अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना हो तो जैसे मान लो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए डीटी ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो इतनी ऊष्मा चाहिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो कितनी ऊष्मा चाहिएगी, तो डेल्टा क्यूपी में डीटी का भाग दे दोगे, और इसी को तो क्या कहा जाता है, सीपी कहा जाता है। तो सीपी का सूत्र ये हो जाएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूपी अपॉन डेल्टा टी। या फिर अपने यानी कुल मिलाकर ये अर्थ निकला, डेल्टा क्यूपी का मान किसके बराबर है, एच के बराबर है, यानी कि डीएच के बराबर ही है। डेल्टा क्यूपी कह दो चाहे डीएच कह दो, यानी कि एंथैल्पी कह दो चाहे नियत दाब की ऊष्मा कह दो, या मैं ऐसे कहूं कि नियत दाब की ऊष्मा को ही क्या कहा जाता है, एंथैल्पी कहा जाता है। क्योंकि अभी पढ़ा था आपने सीपी का सूत्र क्या था, कि डेल्टा या अपने ऐसे कहते हैं डीएच अपॉन डीटी होता है सीपी का सूत्र, और डीटी नीचे वाली चीज तो सेम ही है, इसका मतलब डेल्टा क्यूपी ही डीएच है, यानी कि नियत दाब की ऊष्मा है वो ही एंथैल्पी कहलाती है। ऐसा सीपी के अंदर बताया गया। ध्यान में आया क्या? देखो क्या बात थी कि हम जानते हैं जो कार्य होता है डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, पीडीवी होता है, कि डब्ल्यू बराबर पीडीवी होता है, और इसको वी इनिशियल ऐसे लिख दो, चाहे वी इनिशियल से वी फाइनल पीडीवी, पी को बाहर निकाल लिया, या v1 से v2 कह दो। अपने मान लो पहले आयतन v1 था, बाद में आयतन v2 है, तो v1 से v2 लिख सकते हो। p समदाबी है तो दाब नियत है, तो p को बाहर निकाल लो, क्या बचा dv, और सीमा इस प्रकार से है v1 से v2। dv का समाकलन v होता है, और इसको लिखने का ये खोलने का तरीका होता है, समाकलन को दो खड़ी लाइनों के बीच में लिखा जाता है इसका समाकलन, और ऊपर वाली सीमा को इधर ऊपर, नीचे वाली सीमा को इधर नीचे। फिर क्या किया जाता है, ऊपर वाली सीमा को पहले लिखा, फिर माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली सीमा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू कार्य का। लेकिन अपने केमिस्ट्री के नियमानुसार पढ़े, यानी कि आईयूपीएससी के नियमानुसार पढ़े, तो आईयूपीएससी कहती है कि ये सूत्र है वो गलत है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी।
तो यूपीएससी कहती है कि इस सूत्र के आगे माइनस का चिन्ह होना चाहिए कि W बराबर माइनस पी डीवी V1 से वी इनिशियल से भी फाइनल होता है, तो P को बाहर निकाल लो, dV का समाकलन V होता है, ऊपर वाली सीमा को पहले लिख दो, माइनस का निशान लगाकर नीचे वाली सीमा को रख दो। तो ये आप याद रखोगे एमटीआर का मतलब मुझे तो रटो, या मटर की तरह चबा जाओ इस सूत्र को। तो ये अपने समदाबी प्रक्रम के अंदर कार्य का सूत्र क्या होता है ये आ जाएगा। समदाबी प्रक्रम में के लिए फ्लोट लगाए अपने समदाबी प्रक्रम में। तो फ्लोट क्या कहता है? फ्लोट का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि डेल्टा क्यू या डी क्यू बराबर क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब देखो समदाबी प्रक्रम में कुछ कार्य भी होता है और दाब समान है तो कुछ आंतरिक ऊर्जा भी होगी, यानी कि दी गई ऊष्मा है तो कुछ आंतरिक ऊर्जा में काम आएगी, कुछ कार्य में काम आएगी। यानी कि दी गई ऊष्मा है वो कहां का काम आएगी? आंतरिक ऊर्जा यानी कि डी यू व कार्य यानी कि डी डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू के काम आ जाती है। लेकिन समतापी में पढ़ा था कि समतापी में आंतरिक ऊर्जा 0 थी तो दी गई ऊष्मा केवल कार्य काम आती थी। यहाँ पर समतापी में दोनों ही काम आएगी, कुछ आंतरिक ऊर्जा बढ़ा देगी और कुछ कार्य के मान को बढ़ा देगी। उदाहरण की बात करें तो सभी अवस्था परिवर्तन है। उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल, सभी अवस्था परिवर्तन है वो समतापी व समदाबी दोनों के ही होते हैं। यानी कि आइसोथर्मल व आइसोबारिक दोनों के ही होते हैं। आइसोथर्मल के भी उदाहरण होते हैं और आइसोबारिक के भी होते हैं। सभी अवस्था परिवर्तन का मतलब है जैसे जल का वाष्प में बदलना, या अपने ऐसे कहते हैं कि गलनांक बिंदु पर का मतलब क्या हो गया? जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का पिघलना या बर्फ पिघलेगी, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलेगी तो वो समतापी का भी एग्जाम्पल है और समदाबी का भी है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का यानी कि जल का वाष्प में बदलना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी क्वथनांक बिंदु पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो गया। तो अवस्था परिवर्तन क्या है? समतापी व समदाबी दोनों के ही उदाहरण होते हैं। तो ये बात थी कि समदाबी प्रक्रम क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं। तो चिन्ह रूल में आपको बताया गया था, जैसे मान लो कोई ये सिस्टम है, ये क्या है? ये कोई सिस्टम है। सिस्टम बताया था, सिस्टम क्या होता है? वह पार्ट जिसका अपने ऊष्मागति की अध्ययन कर रहे हैं, कोई निकाय कह दो या इसको क्या कहो, कोई तंत्र कह दो। यदि इस निकाय को ऊष्मा दी जाएगी तो प्लस क्यू होगा, या प्लस छोटा क्यू से ऊष्मा को दर्शाते हो तो प्लस क्यू होगा। यदि निकाय को ऊष्मा दी जाएगी या निकाय के अंदर आप ऊष्मा डाल रहे हो, इसको गर्म कर रहे हो, जैसे मान लो इसको गर्म कर रहे हो तो इसको कुल मिलाकर ऊष्मा दे रहे हो, तो निकाय पर काम किया जाए वो भी क्या होगा? कार्य प्लस में होगा। यानी कि निकाय को कुछ दिया जा रहा है ना, वो प्लस में होगा। निकाय के ऊपर कोई काम करे वो प्लस में होगा, निकाय के फायदा होगा, निकाय खुश हो जाएगा और कहेगा भी हाँ ये काम ठीक हुआ। और निकाय से कुछ बाहर निकाला जाए, कुछ ऊष्मा बाहर निकाल दी तो वो क्या होगी? माइनस में होगी। माइनस क्यू कह दो, चाहे माइनस बड़ा क्यू से लिख रहे तो बड़े क्यू कह दो। यदि कार्य निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक, निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो वो ऋणात्मक होगा। दोबारा सुनिए, निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, निकाय से ली गई ऊष्मा ऋणात्मक होती है। निकाय पर
किया गया कार्य धनात्मक होता है और निकाय को दी गई ऊष्मा भी धनात्मक होती है। बस इतना सा चिन्ह रूल आपको याद रखना होगा, बाकी सब सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम